सो वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल ऑफ ज्ञानशिला एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नीट का जो पूरा सिलेबस है, ये अब नीट 25 की तैयारी है। नीट 24 तो हो गई। नीट 25 में जो सिलेबस आएगा, अगर हम मान के चलते हैं अभी के लिए कि जो 24 में फॉलोड सिलेबस था वही सेम रिपीट होने वाला है, वही सेम आने वाला है। क्योंकि देखो हर साल एकदम चेंज थोड़ी होगा सिलेबस, होता है थोड़ा बहुत चेंज आता है, बट हम मोस्ट ऑफ द पोर्शन मानते हैं कि यही वाला रहने वाला है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे तो जो एनटीए ने नया पूरा गाइडलाइंस दी थी, एक पूरा एनएमसी का भी एक पीडीएफ आया था जिसके अंदर पूरा बताया गया था कि कौन कौन से टॉपिक्स एडेड है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें से रिमूव किए गए हैं। तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर कितना रेलेवेंस रखता है, कितना किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ेगा हमें, क्या उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, इन सब बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो सिलेबस पहले हमें पता होना चाहिए कितना है, क्या पोर्शन है। जब हमें ये चीजें समझ में आ जाती हैं उसके बाद पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल होता है आई थिंक। तो इसीलिए इस वीडियो में आज हम ये बेसिक थिंग्स डिस्कस करने वाले हैं और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, द फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में आप लोगों ने देखा होगा पूरा पोर्शन, तो उसमें वो जो आखिरी में टेक्सोनॉमिकल एड्स दिए हैं ना, वो वाला पार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो ये रहा एनएमसी का पीडीएफ जो मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा। इस यूनिट के अंदर आपको दिख रहा है व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग वही पार्ट है जो शुरू में फ्रंट पेज पे दिया हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स, फीचर्स, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, वो सब दिया हुआ है। तो वो पार्ट जहां है ना, उस पार्ट से आप इसको रिलेट करें कि लिविंग वाला पार्ट उतना ही है, बस उसके आगे का तो नहीं है लिविंग वाला पार्ट। नेक्स्ट, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, उसमें क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और वो सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए। तो ये वाला पार्ट वो हो जाएगा। टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ये भी उसी पार्ट में आ जाएगा। सीधी बात है, पूरा चैप्टर दिख रहा है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, पूरा पार्ट है ये, एक्सेप्ट फॉर दैट वन पार्ट, टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड इसमें से हटा दिया गया है। तो आपको फर्स्ट यूनिट ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है, उसमें से सिर्फ टेक्सोनॉमिकल एड जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें से टेक्सोनॉमिकल एड जो है, दैट पोर्शन इज मिसिंग, दैट इज डिलीटेड। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल एड वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है इधर से। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में आपको पूरा कवरेज मिलेगा अबाउट दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे आया, 2 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, लिनियस ने दिया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया। इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं छोटी मोटी। और फिर उनके अंदर पर्टिकुलर मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमेलिया के बारे में डिस्क्रिप्शन है ब्रीफ में। प्लांट एनिमेलिया के बारे में तो बिल्कुल एकदम ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन है, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दिया है, आधा आधा पैराग्राफ। और मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये तीनों फाइलम्स को, सॉरी तीनों किंगडम्स को डिटेल में समझाया गया है। सही है, तो इनको डिटेल में बताया गया। तो ये यूनिट में से कुछ भी कट ऑफ नहीं हुआ है, ये हमें ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, ये वाला चैप्टर पूरा आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट किंगडम। इसमें से भी एक बहुत ही माइन्यूट सा पोर्शन ड्रॉप हुआ है। आप जब एनसीईआरटी खोलोगे, प्लांट किंगडम चैप्टर के लास्ट 2 पेजेस देखोगे, उन लास्ट 2 पेजेस में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक, आप उसके लास्ट 2 पेजेस देखोगे तो लास्ट 2 पेजेस में आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि लाइफ साइकिल के बारे में दिया हुआ है। हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड देन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीनों लाइफ साइकिल समझाई गई है, उनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वो पोर्शन अब ओमिटेड है, क्योंकि देखो लाइफ साइकिल का जो पोर्शन ना, एक्चुअली वो प्लांट किंगडम के हर पैराग्राफ के बीच में कवर हो जाता है। अब ब्रायोफाइट का पैराग्राफ जब रीड करोगे तो 2nd पेज पे आपको देखने को मिलने वाला है कि जो भी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल होती है वो वहां कवर्ड है। टेरिडोफाइट, उसकी लाइफ साइकिल उसके पैराग्राफ्स में कवर्ड है, और जिम्नोस्पर्म की भी कवर्ड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, बस हमें उसे इससे कोरिलेट करना आना चाहिए। तो वो वाला पोर्शन ऑलरेडी कवर्ड है इन द अर्लियर थियोरिटिकल पोर्शन में कवर्ड है वो, बट अलग से उसे लाइफ साइकिल फॉर्म में अलग से बाद में बना दिया गया था, जो हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है इसे देखकर कि ओमिटेड है। वो आखिरी का छोटा सा पोर्शन जो अलग से लाइफ साइकिल के फॉर्म में बनाया हुआ था वो हटा दिया गया है। बाकी तो कुछ खासा ऐसा इसमें से ओमिटेड नहीं है, सिर्फ वो 2 पेज हटाया गया एनसीईआरटी से। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, अच्छा आप उधर भी एक बार देख लो, उधर से टैली करते चलते हैं हम उन शीट्स से। ठीक, देखो ये हो गया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेलिएंट फीचर। इस चैप्टर में आपको देखो मोनेरा प्रोटिस्टा
फंजाई इनके बारे में डिटेल, लाइकेन्स, वायरसेस एंड वायरॉइड्स इनके बारे में डिटेल। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल्ड पार्ट है इन्हीं का है पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। पूरे चैप्टर में से ओमिटेड पार्ट ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक, पूरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लिखा ही है, इसमें कुछ भी ना नया कुछ दिख रहा है ना पुराना कुछ दिख रहा है। सेलिएंट फीचर्स, ये वाला हमारा प्लांट किंगडम वाला पार्ट आ गया है। प्लांट किंगडम वाले पार्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म सभी के सभी कवर्ड है। हाँ, एंजियोस्पर्म जो है ना, एंजियोस्पर्म यहाँ से कट ऑफ दिख रहा है आपको, लेकिन स्टिल एंजियोस्पर्म्स के बारे में बहुत चीजें जो है वो शॉर्ट कर दी गई है। नई एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले था एक वो लाइफ साइकिल बनी हुई थी वो हटा दी गई, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन अबाउट देयर रिप्रोडक्शन वो हटा दिया गया। और उसको हटाने का रीजन ये क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में वो सारे टॉपिक और ज्यादा डिटेल में कवर हो जाते हैं जो यहाँ हम छोटा छोटा पोर्शन में पढ़ते हैं, वो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डिटेल में वहां कवर हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से कोई ओमिटेड पोर्शन नहीं है, वो आगे जाके हमको डिटेल में पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से कट ऑफ कर दिया गया। बट इन सब चीजों के चक्कर में बड़ा कितना दिया गया ये नहीं समझ में आ रहा होगा अभी आपको, है ना। जैसे वो फाइलम ऐड करे नए, सॉरी फैमिली ऐड करे नए मॉर्फोलॉजी में, फिर प्रैक्टिकल सिलेबस से चीजें पढ़ने को बोली गई है, कुछ प्रैक्टिकल्स मेंशन किए गए कि इन चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स आपको पढ़ने, वो सब अभी बताएंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इसके अंदर भी नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट के बारे में पूरा डिटेल, इस चैप्टर में भी कुछ ओमिटेड नहीं है, ये भी चैप्टर पूरा है ऑलरेडी। ठीक है, इस चैप्टर में भी कुछ भी पार्ट कट शॉर्ट नहीं किया गया। एक मिनट, ठीक है, इस चैप्टर में से भी कुछ भी पार्ट कट शॉर्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वापस से वहीं हमारे चैप्टर्स पे। यहां थोड़ा बहुत चेंज है अब अगली यूनिट में। जैसे आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसके अंदर आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो सारा का सारा सेम है, पूरा चैप्टर में भी कुछ खासा बदलाव देखने को नहीं मिला है। और इस चैप्टर में से कुछ पोर्शन चेंज हुआ है, मतलब बदल दिया गया है, रिमूव कर दिया और नया पार्ट ऐड किया है। आप देखेंगे यहां देखो, मॉर्फोलॉजी के अंदर वही सारा का सारा पार्ट है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन सब वही बताया गया है इसमें। फिर किस किस का मॉडिफिकेशन, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, रेसिमोस के बारे में, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ये सब पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी में। इसी का जो प्रैक्टिकल सिलेबस में पार्ट है वो भी हमें पढ़ना है, यहां क्लियर लिखी है लाइन, देखे है ना, टू बी डेल्ट अलॉन्ग विद द रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। प्रैक्टिकल सिलेबस में इससे जो भी इसके रेलेवेंस में प्रैक्टिकल है वो हमें पढ़ना है, ये यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर। ठीक है, और फैमिलीज जो है, पहले हमारे पास कुछ दूसरी फैमिलीज थी, उनको रिमूव करके 5 नई फैमिलीज ऐड की गई है। ठीक है, हाँ, इनमें से एक दो हो सकती है जो पुरानी वाली में से हो, नेम बदल के दिख रहा हो यहां पर, बट यहां एक्चुअली हमें कुछ नई फैमिलीज भी पढ़ना चालू करना पड़ेगी। इनका भी डिस्क्रिप्शन हम लोग हमारे आने वाले वीडियोस में अपलोड करेंगे, और बिल्कुल डिटेल्ड एंड एक्यूरेट जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड डेटा होगा उसके बेसिस पर हम अपलोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आप देखोगे तो एनाटमी में से कुछ भी नहीं कटा है, मैं आपको क्लियर बता दूं। एनाटमी से जो चेंज आपको देखने को मिलने वाला है वो होगा जस्ट कि इसमें से सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो रिमूव कर दिया गया है। सेकेंडरी ग्रोथ एक बहुत ही मेजर टॉपिक, बच्चों को थोड़ा टफ लगता था, वैसे इतना है नहीं, बॉटनी बड़ा इंटरेस्टिंग इजी टाइप ऑफ टॉपिक है ना। बच्चों को जूलॉजी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन इस साल का पेपर छोड़ दो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में बच्चों ने बॉटनी में ज्यादा स्कोर किया रादर देन जूलॉजी, आप ये चीज क्लियरली ऑब्जर्व कर लेंगे। हाँ, इस साल का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, बॉटनी के कंपैरिजन में जूलॉजी बहुत ही इजी थी, वैसे तो दोनों ही अच्छा स्कोरिंग था कि जिसमें नंबर ज्यादा लाए जा सके, बट बॉटनी के कंपैरिजन में जूलॉजी बहुत ज्यादा इजी पड़ गई थी बच्चों को करना, बहुत ज्यादा इजी लग रहा था सॉल्व करना, लेंदी था दोनों का, थोड़ा सा खिंचा हुआ पेपर था, बट स्टिल इजी था। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेवल हार्ड, ऐसा टफ टाइप ऑफ लेवल नहीं था, इसलिए पेपर बन रहा था सब बच्चों से। लेकिन बॉटनी में सब लोग अटकते हैं, बॉटनी में सबको कुछ ना कुछ समस्या आती है। यहां जो समस्या है सेकेंडरी ग्रोथ, वो तो सबसे बड़ी समस्या थी एनाटॉमी चैप्टर की, वही हटा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, देखते हैं इसमें क्या क्या रिमूव हुआ। देखो, तो आप यहां देखोगे तो एनिमल टिश्यूज के बारे में डिटेल हमें पढ़नी है। एनिमल टिश्यूज के बारे में डिटेल मतलब वही एपिथेलियल टिश्यूज और उन सब के बारे में, लेकिन आप देखते हो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन ये दिखता है कि ये आया था, जो एफएक्यूज आए थे ना बाद में, एनएमसी ने अपलोड किया, एनएमसी ने अपलोड करा, उसके बाद एनटीए ने एक एफएक्यूज अपलोड किए थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस।
कि कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में क्लैरिटी इस पीडीएफ एज वेल एज एनसीईआरटी से नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने ये कहा था जो इस पीडीएफ में एडेड पार्ट है और उसके साथ साथ जो भी पार्ट आपको न्यू एनसीईआरटी में मिल रहा है बस उतना ही आएगा, न्यू एनसीईआरटी में जो पार्ट नहीं होगा वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो न्यू एनसीईआरटी में रखा हुआ पार्ट या न्यू एनसीईआरटी में एडेड पार्ट ही आने वाला है, पुरानी एनसीईआरटी वाला पार्ट तो ऐड नहीं होने वाला है, ठीक है ना, ऐसा है। नेक्स्ट, तो इसके बारे में यहां पर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस एंड डिफरेंट सिस्टम ऑफ डिफरेंट सिस्टम, अगर आप देखोगे तो एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट यहां पीडीएफ में जरूर लिखा हुआ है लेकिन वहां हटा हुआ है पूरा। नई एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन हटा दिया गया। डायरेक्टली वो एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ठीक है। और इन्होंने उसी एफएक्यू में क्लियर किया था कि ये इंसेक्ट थोड़ी है फ्रॉग कोई, ये जो चीज है इसको इंसेक्ट एंड फ्रॉग कंसिडर करना है हमें। और इंसेक्ट का क्या मतलब है यहां पर, कॉकरोच। तो कॉकरोच और फ्रॉग दोनों पढ़ने हैं हमें, ठीक है ना। यहां कोई एक नहीं आने वाला, जैसे बहुत पहले आप देखोगे तो 2023 या पहले उसके सिर्फ कॉकरोच आता था, बाकी कुछ नहीं आता था इन तीनों में से। इस साल कॉकरोच एंड फ्रॉग दोनों के बारे में एडिशन की बात हुई। हाँ, पेपर में इतना ज्यादा हमें चेंज देखने को नहीं मिला होगा, बट स्टिल अब जो आने वाला पेपर होगा उसमें जरूर कॉकरोच और फ्रॉग दोनों के लिए हमें ब्रीफ में इसका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी से पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं अब हम लोग। हमारी 2 यूनिट्स के बारे में डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो अगली यूनिट है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, है ना। तो इसमें अब सेल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा है, इसमें कुछ भी कट शॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स पूरा है, कुछ भी कट शॉर्ट नहीं हुआ है। अच्छा हुआ है, बायोमोलिक्यूल में बीच में आपको 3 पैराग्राफ वाला पार्ट है जो आपको मिलेगा, वहां प्रोटीन और उनका डिस्क्रिप्शन है सबका। उसके बाद वो बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन्स के बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। इस टाइप से बॉन्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है वहां पर। वो वाले पार्ट से लेकर आगे वो डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और वाले जो 1-2 पैराग्राफ्स हैं वो ओमिट हुए हैं। आप नई एनसीईआरटी में जब रीड करोगे ना तो आपको पैराग्राफ रिमूव्ड मिलेंगे, वो पैराग्राफ पुरानी एनसीईआरटी में मिलेंगे लेकिन नई एनसीईआरटी में नहीं है। ऐसे 2 या 3 पैराग्राफ्स हैं तो वो हट चुके हैं और वो नहीं आएंगे, उनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। इस पार्ट में से वो स्किप है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन सेल साइकिल। सेल डिवीजन सेल साइकिल में से भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक पार्ट रिमूव तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाली यूनिट मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं लाया गया, इसमें बहुत अनटच्ड काइंड ऑफ यूनिट रही, इसमें कुछ छेड़खानी ज्यादा हुई नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन और उन सब के बारे में बात हो रही है, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आने वाला है, ये याद से पढ़ना है हमें। अच्छे टॉपिक से एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन भी आए, इस बार भी आए, ठीक है ना। और क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, आपको याद होगा कि अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, कार्बोक्सिलेज, ठीक है, हाइड्रोलेज, और वो उनकी कैटेगरीज के बेसिस पर फॉर्म करे जाते हैं, उनके बॉन्ड फॉर्मिंग नेचर पर या बॉन्ड ब्रेकिंग नेचर पर, जैसा भी केमिकल चेंज वो लाते हैं उस बेसिस पर फॉर्म किए जाते हैं। और वही वाला उसका क्लासिफिकेशन है, वो भी अच्छा टॉपिक है, पढ़ना है उसे। सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस और उनके सिग्निफिकेंस, ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, मतलब टॉपिक की पूरा ही, इस चैप्टर में से कुछ भी ओमिटेड नहीं है, ठीक है। अभी अच्छा, ये जो मैंने खोल रखा है ना, ये सिलेबस वाला पार्ट एनसीईआरटी का, ये पुरानी एनसीईआरटी का ले रखा है, शायद ये वाला 2020-21 या 22-23 वाली पीडीएफ होगी है, जब उस टाइम की एनसीईआरटी थी, ताकि हमें पता चले कि पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में चेंज क्या है, और उस चेंज के साथ हमें समझ में आए कि सिलेबस में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हैं तो फिर कोई ऐसा खासा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और एक बात और याद रखें कि नई एनसीईआरटी में छोटे छोटे चेंजेस भी हैं। नई एनसीईआरटी में जो 3 जगह चेंजेस है इन टोटल, वो हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे कि कहां कहां एनसीईआरटी में बदलाव किए गए, क्या क्या चेंज किए गए, और कुछ एक आध मिस्टेक जो एनसीईआरटी में है अभी भी, रिमेनिंग मिस्टेक, एक ही मिस्टेक है वैसे तो, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और वैसे भी वो कोई ऐसी बायोलॉजिकल डेटा की मिस्टेक या फिर कोई कॉन्सेप्ट को गलत बता दिया ऐसी मिस्टेक नहीं है, वो सिर्फ एक इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक है छोटी सी, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी जो छोटे छोटे चेंजेस एनसीईआरटी ने स्वयं किए हैं उन चेंजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फर्दर वीडियोस, ठीक है। आए तो अगला अब जो हम यहां पर देखने वाले हैं टॉपिक, उस पर ध्यान दें।
देखो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर से 2 चैप्टर्स तो पूरे पूरे गए, इन दोनों को हटा दिया गया है। ठीक है, वैसे अगर मेरा माने या मेरा ओपिनियन अगर मैटर करता तो ट्रांसपोर्ट को नहीं हटाना चाहिए था। ये एक ऐसा है, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपको ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कहां से अरेंज हुए, रेस्पिरेशन के लिए जो भी चीजों की अवेलेबिलिटी हुई, जैसे रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। इनका अरेंजमेंट कैसे हुआ, प्लांट ने इनका अरेंजमेंट कैसे किया, अपने साइट पे कैसे लाया, अपनी वर्किंग साइट तक अवेलेबल कैसे किया उन सब्सटेंसेस को, वो जो काम है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू समझ में आता है हमें कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, वो सारा ट्रांसपोर्ट में समझ में आता। बट अब वो पार्ट यहां नहीं है, बचा ही नहीं है, हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स अभी भी हैं और फुल हैं, इनमें कुछ भी पार्ट कट शॉर्ट नहीं हुआ है। सेम फॉर द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ये भी पूरा चैप्टर है, कट शॉर्ट वैसे तो हुआ है नहीं, एनसीईआरटी में 2 टॉपिक इसमें से हटा दिए गए। ठीक है, 2 नहीं वैसे तो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जहां खत्म होता है उसके बाद उनका इफेक्ट बताया गया है इन द फॉर्म ऑफ वर्नेलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, वो जो टॉपिक्स है ना वो सब हटा दिए गए हैं। अब देखें, अभी पीडीएफ में हमें दिख जाएगा, प्लांट प्लांट प्लांट, ये रहा। देखो, तो आपको यहां देखने को लगा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, इसके अंदर ये सारे हार्मोन्स तक बता के यहां पर वाइंड अप कर दिया। इसके पहले सारे टॉपिक्स हैं, कुछ भी ओमिटेड नहीं है, बट इसके आगे वर्नेलाइजेशन, सीड डोरमेंसी और वो सब टॉपिक आने चाहिए थे जो कि यहां पर नहीं है। ठीक है ना, तो वो अलग पोर्शन जो है एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है, नई वाली। ठीक, तो अगले चैप्टर्स पे आते हैं। ये जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, अच्छा ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता ही चल चुका होगा कि दुनिया में सारे नीट एस्पिरेंट्स का जो सबसे प्यारा चैप्टर था, सबको सब अच्छे से आता था, सबसे ज्यादा ऐसा लगता था कि अरे ये तो आता ही है हमें, वो उड़ा दिया गया है, वो हटा दिया गया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अब नहीं आने वाला, ये चैप्टर हटा दिया गया। क्यों हटाया, इसका लॉजिक तो मुझे भी थोड़ा कम समझ में आया। ठीक है, डाइजेशन हटा दिया गया, बाकी सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाकी चैप्टर्स हैं और इनमें से भी पोर्शन ओमिटेड ऐसा तो खास कुछ भी नहीं देखने को मिला। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई ऐसा स्पेसिफिक चेंज नहीं है, जितने चैप्टर्स हैं फुल हैं, इनमें कोई भी पोर्शन कट शॉर्ट नहीं होने वाला। ठीक, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी चैप्टर जिसका टॉपिक हटाओ, मैं एक बार फिर से सोच कर वेरीफाई कर लेता हूं जरा। नहीं नहीं नहीं, लोकोमोशन मूवमेंट में ऐसा कोई टॉपिक नहीं, उसमें भी नहीं है। उल्टा लोकोमोशन मूवमेंट से तो बड़ा ही है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां ध्यान दे, तो कहां गया लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसके अंदर भी वही बोल दिया गया अगेन कि टू बी डेल्ट विद द रेलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ प्रैक्टिकल सिलेबस। ठीक है, बाकी सब तो है ही, प्रैक्टिकल सिलेबस से आपको ये चीजें भी पढ़नी है, ये बोल दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो प्रैक्टिकल सिलेबस में इसमें आपको जब जाओगे ना तो 2 प्रैक्टिकल मिलेंगे। जो एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल लैब मैन्युअल है ना, लेबोरेटरी मैन्युअल एनसीईआरटी की 11th वाली, उसके लास्ट 2 प्रैक्टिकल्स देखना, वो इसी से रिलेवेंस में, वही 2 प्रैक्टिकल्स है और उनमें थोड़ा बहुत है ना एक्स्ट्रा नेम्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स एडेड है, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल जरूर नहीं पूछेगा लेकिन नेक्स्ट ईयर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल सिलेबस का बोल दिया ना। प्रैक्टिकल सिलेबस तो एनसीईआरटी बेस्ड पूरा प्रैक्टिकल सिलेबस भी हमको पता होना चाहिए, जिन जिन चैप्टर से बोला है पढ़ने का, पूरा प्रैक्टिकल सिलेबस से मेरा ये मतलब है, ना कि पूरी बुक्स पढ़ना है, जिन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए बोला है उन उनके लिए। तो जैसे लोकोमोशन मूवमेंट से रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलने वाले हैं, दैट विल बी द लास्ट 2 प्रैक्टिकल्स ऑफ द बुक। ओके, वैसे ही मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ प्रैक्टिकल्स है जो इनकॉर्पोरेटेड हैं बुक में, आप 11th की लैबोरेटरी मैनुअल देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक एडेड पार्ट है पूरी की पूरी 11th की ह्यूमन फिजियो यूनिट में, और एक ये लाइन आखिरी में अलग से लिख दी गई। ठीक है, ये भी कुछ नया है कि जो डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। तो ये ब्रीफ जो है, ये अभी तक एनसीईआरटी ने कहीं भी किसी भी प्लेस पे कोई ऐसा उनका खुद का ऑथेंटिक सोर्स तो हमें नहीं मिला कि जहां एनसीईआरटी के ही किसी पोर्शन में लिखा हो कि हाँ ये वाला पोर्शन हमारा एडेड है और हमने जो नया अगर कुछ डिसीजेस के बारे में ऐड कर भी रहे हैं तो हमारे पास ये है उसका मतलब कंटेंट। एनसीईआरटी ने अपना कोई कंटेंट अभी तक रिलीज नहीं किया रिलेटेड टू दिस। ठीक है, हमें ये लग रहा था पहले कि ये प्रैक्टिकल सिलेबस वाला भी कंटेंट एनसीईआरटी ने डिलीवर नहीं किया, बट उनकी लेबोरेटरी मैनुअल बहुत सालों से अवेलेबल है। हाँ, चलती कम है क्योंकि लोग दूसरे पब्लिकेशंस की, स्कूल्स भी वही प्रमोट करते हैं दूसरी पब्लिकेशंस की, तो उनसे काम चल जाता है। बट एनसीईआरटी की अपनी जो लेबोरेटरी मैनुअल है सस्ती सुंदर, उसके अंदर ये सारा पार्ट आपको बहुत इजीली देखने को मिलने वाला है आप जब स्टडी करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, इसके बाद वाले हिस्से पे आएंगे हम लोग। देखो
ये पूरा 11th वाला पोर्शन खत्म हुआ, अब 12th वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं हम एक बार, ठीक है। 12th वाले पोर्शन में सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किन किन में चेंज है उसको डिस्कस कर लिया जाए एक बार। उनको डिस्कस कर लेते हैं कि 12th के चैप्टर्स में क्या क्या चेंज आ चुका है, ठीक है। तो 12th के चैप्टर्स, सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर ही उड़ा दिए गए, ठीक, ये चैप्टर गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पूरा चैप्टर है, कुछ भी ओमिटेड नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर है, कुछ भी ओमिटेड नहीं है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पूरा है, कुछ भी ओमिटेड नहीं है, ना कोई एडेड पार्ट है। यही चीज हम वो एनएमसी वाली पीडीएफ में भी एक बार देख लेते हैं, एक नजर मार लेते हैं उस पर हम लोग। देखो, आप रीड करोगे तो हर पॉइंट आपको ऐसा लगेगा जो पुरानी एनसीईआरटी में ऑलरेडी कवर्ड पॉइंट है, ठीक है। जैसे यहां देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से डायरेक्टली टॉपिक को चालू किया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को हटा दिया गया, ठीक है। जो भी इनसे फ्लावरिंग प्लांट्स और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिप्रोडक्शन को यहां से रिमूव कर दिया गया है। जैसे उसमें हम लोग पढ़ते थे ना अबाउट द स्पॉन्जेस, हाउ दे रिप्रोड्यूस, या फिर एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वो सारा जो पार्ट था, वो फर्स्ट चैप्टर जो था पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, वो हटा दिया गया, डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से इस टॉपिक को चालू किया है, ठीक। और कोई भी टॉपिक इसमें से ओमिटेड नहीं है, पूरा है। सेकंड भी पूरा है, कुछ भी ओमिटेड पार्ट नहीं है। और ये लास्ट वाला पार्ट भी पूरा है, इसमें भी कोई ऐसा स्किप्ड पार्ट तो नहीं दिखने को मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स यूनिट के अंदर अगर मैं देखूं कुछ चेंज अगर किया गया है तो कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई खासा चेंज नहीं किया गया है। हाँ, एक पोर्शन बताया गया है जो इवोल्यूशन में वो बताया ना, वो पीछे आप देखोगे तो प्लांट्स का इवोल्यूशन और एनिमल्स का इवोल्यूशन, वो वाला पार्ट यहां मुझे इस एनएमसी पीडीएफ में नहीं दिखा, यहां कहीं देखने को नहीं मिल रहा है वो, बट एनसीईआरटी में है। वो ग्राफ्स भी एनसीईआरटी में, मतलब इस हिसाब से ये मानना है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी पोर्शन ओमिटेड तो नहीं लग रहा। बट हाँ, वो यहां पर एज अ टॉपिक लिखा हुआ नहीं मिला मुझे। इवोल्यूशन ऑन अर्थ जो टॉपिक दिया हुआ है कि अर्थ पे कैसे इवोल्यूशन हुआ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कब कब कौन कौन आए, उनके बारे में जो इवोल्यूशन का पार्ट दिया हुआ है वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है प्रॉपरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब इस यूनिट में भी कुछ चेंज नहीं है, ये यूनिट भी अनचेंज्ड है, कंप्लीटली सेम यूनिट, कुछ भी खासा इसमें चेंज देखने को नहीं मिला। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो है 8th यूनिट, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में अगर आप देखोगे तो हेल्थ एंड डिसीजेस वाला पार्ट तो पूरा हमारा था ही पहले से। इस चैप्टर में भी ओमिटेड टॉपिक के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर भी कंप्लीट है, इसमें ओमिटेड कुछ भी नहीं है। कोई नया पोर्शन एडेड दिख रहा है क्या, तो आप वो देख के बता सकते हो। तो मलेरिया ऑलरेडी गिवन था, फिलेरियासिस के बारे में पहले से दिया हुआ था, एस्कैरियासिस के बारे में भी दिया हुआ था, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवर्म, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सारी डिसीजेस के बारे में पहले से डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में मौजूद है, हमने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो सारी की सारी डिसीजेस का डिस्क्रिप्शन है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन पता ही है, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स हो, सब हमने पढ़े हुए है ना। इननेट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर एक्वायर्ड के फर्दर टाइप्स, इननेट के फर्दर टाइप्स, वो सब। तो मतलब इम्यूनिटी वाला चैप्टर में भी कुछ भी ऐसा कट शॉर्ट नहीं किया गया। 12th में बहुत ज्यादा पोर्शन चेंज नहीं है, मतलब अनचेंज ही उड़ाएं तो सीधा चैप्टर उड़ाएं। टॉपिक में छोटा मोटा चीजें हेर फेर जो है वो कम है, देखने को मिली है लेकिन बहुत कम है, ठीक है ना। देखो फिर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर में भी कुछ भी पोर्शन में खासा चेंज नहीं है, ये भी पूरा का पूरा सेम है। इस चैप्टर में भी आपको नए पुराने सिलेबस में, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में स्पेसिफिक चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है, सब सेम है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इस पूरी यूनिट में भी कोई टॉपिक ना ओमिट है ना एडेड है, पूरा सेम है, ठीक है। इस वाले पार्ट में भी आपको नया चेंज कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखें तो एक चैप्टर था पहले जिसको बोलते थे एनवायरमेंटल इश्यूज, वो उड़ा दिया गया है। एनवायरमेंटल इश्यूज नाम का चैप्टर जो है उसको रिमूव कर दिया गया है, वो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी 3 चैप्टर्स अभी भी अवेलेबल है, और इन 3 चैप्टर्स में भी अब कुछ पोर्शन ओमिटेड है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स में कुछ पोर्शंस है जो चेंज किए गए, छोटे छोटे पोर्शंस हटा दिए गए। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करके पहला चैप्टर था, तो जो पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट पॉपुलेशन इन लोगों ने लिखा है, एनवायरमेंट पॉपुलेशन इंटरैक्शन, इसमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में और पॉपुलेशन में पूरा चैप्टर में शुरू का इंट्रो रखा है, फिर डायरेक्टली पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से चालू किया। इन दोनों टॉपिक्स के बीच का जितना पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। जिसके अंदर वो ट्रॉपिकल एरिया और टुंड्रा एरिया और वाले जो ग्राफ दिए हुए थे पूरे,
ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जितने भी अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम, उनके ग्राफ वगैरह दिए हुए थे और वो छोटे मोटे पोर्शंस थे ऐसे ऑर्गेनिज्म को लेकर, वो वाले पैराग्राफ्स हटा दिए गए। डायरेक्टली पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से आपका मेन चैप्टर चालू होता है टिल एंड। ठीक, सेकेंड चैप्टर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर भी कुछ चीजें हटा दी गई है। इकोसिस्टम के अंदर से आपके सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये 3 हेडिंग्स, 3 टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए, ये 3 टॉपिक हटा दिए गए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया गया, ये चैप्टर पूरा है। ओके, ये चैप्टर पूरा है। और एक टॉपिक याद रखना जो आपको अलग से एड ऑन में पढ़ना है इन चैप्टर्स के अलावा। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से एक चैप्टर और था जो एक यूनिट से हटाया गया, दैट इज फ्रॉम दिस यूनिट, 8th यूनिट, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें ये स्ट्रैटेजीज वाला जो चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर भी पूरा रिमूव कर दिया गया है, ये भी एक ओमिटेड चैप्टर है। ठीक है ना, तो ये इसमें से एक ओमिटेड चैप्टर, दूसरा ओमिटेड चैप्टर और ये तीसरा ओमिटेड चैप्टर, 3 चैप्टर्स पूरी तरह से ओमिट किए गए हैं। इन 3 ओमिटेड चैप्टर्स में से, इसमें से स्ट्रैटेजीज में से सिर्फ एक टॉपिक एडेड है। एक टॉपिक है जो आएगा, दैट टॉपिक इज टिश्यू कल्चर। ये उसी एनएमसी पीडीएफ में गिवन है, किसी और यूनिट मतलब किसी और टॉपिक के साथ मर्ज करके टिश्यू कल्चर लिख दिया गया है, और आपको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो स्ट्रैटेजीज वाले में मिल जाएगा। नई एनसीईआरटीज में तो नहीं मिलने वाला आपको। कुछ मत करना, पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ ले लेना, आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। स्ट्रैटेजीज चैप्टर डाउनलोड करना, और उसके अंदर आपको आखिरी में आओगे ना तो मतलब आखिरी के 3 पेजेस में ही कहीं दिया हुआ है अबाउट द टिश्यू कल्चर, उसमें मिल जाएगा। एक पेज से मतलब आधे से 1 पेज के लगभग डिटेल है, इजीली पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पूरा हमारा सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया। और ऐसा मतलब 12th वाली एनसीईआरटी में खासा कोई स्पेसिफिक चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। 11th एनसीईआरटी में हमें बिल्कुल एक बड़ा मेजर चेंज देखने को मिलने वाला है। ये सारा चेंज वाला पार्ट था। ठीक है, और जो एनसीईआरटी में बदलाव आए हैं उनके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो वो पर्टिकुलर कुछ 1-2 चेंज 11th की एनसीईआरटी में, एक चेंज 12th की एनसीईआरटी में, बाकी तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक चेंज देखने को नहीं मिला। हम लोग वो नेक्स्ट का भी वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि उसमें क्या चेंज है और उसको कितना कैसे याद रखना है। दैट इज नॉट द बिग थिंग। ठीक है, आज हमारा इतना ही है, इसको यहाँ तक वाइंड अप करेंगे हम लोग। और बस यही याद रखें, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी नीट निकलती है। आप समझे, अगर नीट आपका टारगेट है कि आप चाहते हैं नीट निकले, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई भी और ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम लोग सोच के चलते हैं कि हम कोई स्मार्टली पढ़ लें या ऐसे कर ले, कुछ टेक्निक दूसरी फॉलो कर ले, तो टेक्निक्स अपनी जगह काम करती है। एफिशिएंसी आपकी और साथ में आपका हार्डवर्क कितना है, ये मैटर ज़्यादा करता है। मेरे एक टीचर थे जब मैं स्कूल में था, तो वो कहा करते थे कि जिन्हें आज बस्तों का बोझ ज़्यादा लग रहा है वो कल बाहर जाके सीमेंट की बोरियां उठाएंगे। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप करते हैं हम लोग। आगे और कंटेंट से आप मतलब आपको चाहिए रहे, और आप लोगों को अगर किसी भी प्रॉब्लम्स के को फेस ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे रिलेटेड टू द नीट सिलेबस। सो बी कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो गुड बाय।